आपने नोटिस किया है? नहीं, मैं मेरे मूवी स्टार वाले गुड लुक्स की बात नहीं कर रहा। आपने नोटिस किया है कि पिछले कुछ सालों में वेस्टर्न देशों में इंडियन कल्चर बहुत पॉपुलर हो गया है। सिल्वेस्टर स्टेलोन ने 3 साल पहले मौत के शिकार हुए अपने बेटे का हरिद्वार में श्राद्ध करवाया है। Hinduism is something that I'm very intrigued by and very interested in. इस ट्रेंड के साथ लेकिन एक और लंबा हिस्टोरिकल ट्रेंड भी है कि वो इंडियंस जो जनरली हमेशा वेस्ट की कॉपी करते हैं, उनको इंडियन कल्चर से वैसे ही एलर्जी हो रखी है जैसे राखी सावंत को कपड़ों से। और यूपी कोई भी साल जाओगे ना तो एक आदमी चिल्ला रहा है मंदिर यहीं Prime Minister of the greatest democracy bowing to a religious seers of a majority in the chamber of a new parliament fills us with shame. लेकिन ऐसा क्यों है, खासकर ऐसे समय पर जब भारतीय कल्चर की पॉपुलैरिटी पूरी दुनिया में बढ़ रही है? भारत के खुद के लोग भारत के कल्चर को क्यों नहीं पसंद करते? और क्या हम इस मेंटालिटी को चेंज करने के लिए कुछ कर सकते हैं? अरे बिल्कुल यार, और दिखाते हैं इस वीडियो में। हेलो और शाम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेक्युलरिज्म का सीईओ शाम शर्मा और आप सबको एक सेकंड प्रणाम। देखिए, काफी कंसिस्टेंट ट्रेंड रहा है पिछले कुछ सालों में कि वेस्टर्न देशों में इंडियन कल्चर की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ रही है। चाहे अलग अलग बड़े बड़े हॉलीवुड के सेलिब्रिटी हों जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत डीपली योगा और मेडिटेशन को अडॉप्ट किया है। No walls, no rules. And it's really great for the world. To relax and commune with nature. दुनिया के कई देश आज योगा को बहुत खुशी से अडॉप्ट कर रहे हैं और योगा डे मना रहे हैं। इनफैक्ट सिर्फ अगर अमेरिका को देखें तो योगा की अडॉप्शन वहां पर बहुत तेजी से बढ़ रही है। अराउंड 10% ऑफ द यूएस पॉपुलेशन रेगुलरली योगा करती है। योगा की पॉपुलैरिटी 2010 और 2021 के बीच में 64% बढ़ी है। और सिर्फ योगा जैसी प्रैक्टिसेस ही नहीं, बल्कि इंडिया के वेदों की, उपनिषदों की, गीता की जो स्पिरिचुअलिटी है उसको भी वेस्टर्नर्स अब काफी अडॉप्ट कर रहे हैं या एटलीस्ट अप्रिशिएट कर रहे हैं। हाल में ही रिसेंटली रिलीज हुई फिल्म ओपेनहाइमर, उसके जो प्रोटैगनिस्ट है ओपेनहाइमर, जो यूएस के न्यूक्लियर प्रोग्राम के फादर माने जाते हैं, वो खुद भारतीय स्पिरिचुअलिटी और गीता से बहुत इंस्पायर्ड थे। इनफैक्ट यूएस ने जब पहली बार न्यूक्लियर बॉम्ब को यूज किया था तो उसके बाद ओपेनहाइमर ने गीता को कोट किया था। Takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." और भी कई बहुत प्रोमिनेंट साइंटिस्ट हैं जैसे कि आर्थर शोपेनहावर, जो एक जर्मन फिलोसोफर थे। उन्होंने जब पहली बार उपनिषद पढ़ी तो उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि उपनिषद पढ़ के उन्हें ऐसा लगा कि उन्होंने दुनिया का सारा ज्ञान पढ़ लिया है। अर्विन श्रोडिंगर, जो कि एक और फेमस नोबेल प्राइज विनिंग साइंटिस्ट हैं, उन्होंने भी कहा था कि उनके बहुत सारे आइडियाज उपनिषदों से इंस्पायर्ड हैं। और सिर्फ साइंटिस्ट ही नहीं, बड़े बड़े बहुत इन्फ्लुएंशियल सेलिब्रिटीज भी हिंदू कल्चर, हिंदू स्पिरिचुअलिटी और हिंदू प्रैक्टिसेस को अपना रहे हैं। When you die, Hugh, I've just been reading about it this morning. It's called the Bhagavad Gita. I chanted it for like 3 days non-stop. और इनसे इन्फ्लुएंस होकर नॉर्मल लोग भी इन्फ्लुएंस हो रहे हैं इन देशों में। रिसेंटली टेक्सास में 10,000 लोगों ने गुरु पूर्णिमा के दिन एक साथ गीता का पाठ किया था। अमेरिका में सैकड़ों स्कूलों में रेगुलरली मेडिटेशन सिखाया जा रहा है और इसके बहुत पॉजिटिव इफेक्ट्स देखे जा रहे हैं। Meditation and yoga, these are fundamental parts of my life. तो एक तो हुआ ये ट्रेंड, लेकिन इसके साथ साथ एक और हिस्टोरिकल ट्रेंड है इंडिया में जिससे शायद आप ज्यादा फेमिलियर होंगे। और वो है वो हिंदुस्तानी जो अपने ही कल्चर से नफरत करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, गौमूत्र पी लो। They don't want us to exist. मेरा नाम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बस सकता। राम मंदिर और मस्जिद दोनों वालों से पूछ लो और अगर दोनों की सहमति हो तो वहाँ एक अच्छी यूनिवर्सिटी बनवा दो। 40% यूपी के पास बाथरूम नहीं है। इतना प्रसाद खिलाओगे तो छोड़ेंगे कहाँ? जैसा कि आप इन ट्वीट्स में देख सकते हैं कि जितने भी भद्दे वल्गर जोक्स होते हैं वो सनातन कल्चर पे ही मारे जाते हैं। Lakshman did not sleep for 14 years when they were in that forest. Can you imagine how creepy that was for Sita? मेरा पिया अगर है और राम जी don't give about your पिया. Huge head is got one. There is no Hindu god of height. What good is it having all these extra arms if you can't reach anything anywhere? गणेश की पहली प्लास्टिक सर्जरी आपने करी है, इंडिया में हुई है, तो ठीक से तो कर लेते। इसको देख के तो यही लगता है कि गांजा फूक के नहीं करना चाहिए सब।
एक और ट्रेंड है वेस्टर्न देशों में, और वो ट्रेंड है कि भारत के जो स्पिरिचुअल गुरु हैं उनकी भी पॉपुलैरिटी वेस्टर्न देशों में बहुत बढ़ गई है। Sadhguru is in town. I've been following him for a while. There's one that I follow on Instagram now called Sadhguru. Yeah, I follow him too. I'm actually just finishing one of his books. The word yoga literally, if you go back to its original meaning, it means to yoke. What happens after we die? Some things you know best only by experience, Alexander. तो लाजमी है कि जो लोग हिंदुइज्म से नफरत करते हैं, सनातन कल्चर से नफरत करते हैं, वो लोग इन गुरुओं को भी टारगेट करेंगे। भाई इनकी हिम्मत कैसे हुई कि वेस्टर्न देशों में जाकर सनातन कल्चर की पॉपुलैरिटी बढ़ाने की कोशिश करें। इन पर तरह तरह के बेबुनियाद इल्जाम लगाए जाते हैं। सदगुरु को इसी तरह से टारगेट किया गया है। इनके ऊपर भी बहुत सारे बेबुनियाद इल्जाम लगाए गए हैं। वो मर्डर सदगुरु जग्गी वासुदेव ने किया था। Did some illegal stuff on the side to make obscene amounts of money and raise a spiritual empire. Jaggi's Isha Foundation built a 150-acre campus in an ecologically sensitive area without necessary permissions. श्री रविशंकर को भी इसी तरह से टारगेट किया गया है। An ecologically sensitive zone which has been destroyed, plundered by this Baba called Shri Ravi Shankar. बाबा रामदेव पर ही ऐसे भी अटैक्स हुए हैं। देखिए मैं ये कहने की कोशिश नहीं कर रहा कि ये गुरु जो है वो बिल्कुल 100% परफेक्ट है, इन्होंने कभी भी कुछ गलत नहीं किया। सदगुरु को एक बार राइटली चैलेंज किया गया था कि आप डिप्रेशन या बाइपोलर डिजीज जैसे डिजीजेस को सिर्फ एक केमिकल रिएक्शन कहते हैं और आपका मानना है कि सिर्फ हैप्पीनेस चूज करने से बंदा हैप्पी हो जाता है। अनफॉर्चुनेटली डिप्रेशन और बाइपोलर डिजीज जैसे जो मेंटल डिजीजेस होते हैं ये कितने सीरियस होते हैं और कितनी बुरी तरह से लोगों को इफेक्ट करते हैं। देख के लगता है कि सदगुरु उसको मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, जो गलत है। बाबा रामदेव और पतंजलि के ऊपर भी ये आरोप लगा है कि उन्होंने क्लेम किया है कि पतंजलि प्रोडक्ट से कैंसर ही नहीं बल्कि एड्स भी गायब हो जाता है। तो आई एग्री कि जब इस तरह के क्लेम्स किए जाते हैं तो उन क्लेम्स पर सवाल उठाना बेहद जरूरी हो जाता है। लेकिन अक्सर जैसा मैंने आपको दिखाया है कि इन पर बेबुनियाद बेतुके आरोप लगाकर कुछ भी करके इनकी इमेज खराब करने की कोशिश की जाती है। और देखिए जहां तक भारतीय कल्चर और भारतीय धर्म को प्रिजर्व करने की बात हो रही है तो इंडिपेंडेंट इंडिया में इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है आप जैसे लोगों का, भारत के आम सिटीजन का। हमारे देश में 70 सालों तक अपीजमेंट पॉलिटिक्स के बावजूद, हमारे हिस्ट्री करिकुलम को डिस्टॉर्ट करने के बावजूद, हमारे कल्चर को मीडिया में और पॉप कल्चर में, फिल्मों में नीचा दिखाने के बावजूद आप जैसे आम हिंदुस्तानियों ने हमारे कल्चर को इतने सालों तक संभाल के रखा है। और इसलिए आज अपने कल्चर, अपने धर्म से जुड़ने में और उसको संभालने में मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। एंड दैट इज व्हाई दिस वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाय श्री मंदिर। श्री मंदिर एक ऐप है जिसमें आप बेसिकली अपना एक पर्सनलाइज्ड मंदिर बना सकते हैं अपने इष्ट देवता के लिए। जैसी आपकी श्रद्धा वैसा आपका मंदिर। श्री मंदिर के थ्रू आप ऑनलाइन दर्शन कर सकते हैं भारत के कई मंदिरों के। ये ऐप उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो मंदिर जाना चाहते हैं लेकिन मंदिर आपके शहर से काफी दूर हो, या फिर अगर आपके घर पे कुछ बुजुर्ग लोग हों जो शायद मंदिर जाने की हेल्थ में नहीं हो, लेकिन उनको आप ऑनलाइन दर्शन करा सकते हैं मंदिरों के। और श्री मंदिर पर ऑनलाइन पूजा, चढ़ावा, सामग्री सब कुछ लाइव और ऑन डिमांड अवेलेबल है। और इतना ही नहीं, श्री मंदिर के ऐप पर सनातन धर्म की भी बहुत नॉलेज अवेलेबल है। चाहे रामायण हो, महाभारत हो, भजन हो, कीर्तन हो, श्लोक हो, अपने धर्म से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो आपको इस ऐप पर मिल जाएंगी। बेसिकली श्री मंदिर को आप भारतीय धर्म, सनातन धर्म का एक इंसाइक्लोपीडिया मानिए। तो यार नेकी और पूछ नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और आज ही एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। और देखिए इसमें भी एक बहुत बड़ी आयरनी है। आयरनी ये है कि ये वही हिंदुस्तानी है जो अपने कल्चर और अपने ट्रेडिशंस को अटैक करते हैं, नीचा दिखाते हैं, जो कि जनरली वेस्टर्न ट्रेंड्स को फॉलो करने के लिए बहुत डेस्परेट रहते हैं। आर्चीज फिल्म याद है आपको? ये तो इतनी बुरी तरह से वेस्टर्न ट्रेंड की कॉपी है यार। मतलब कौन जी रहा था इस तरह से 1960s में इंडिया में यार। इन क्लिप्स में भी आप देख सकते हैं इन इंडिया इट इज लाइक सोसाइटी गवर्न्स द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ वन पर्सन। उधर जैसे ओपन माइंडेड है, यहाँ पे बहुत ज्यादा क्लोज है, कंजर्वेटिव है, इधर ऑर्थोडॉक्स है। कि जो लोग भारतीय कल्चर को नीचा दिखाते हैं उनको वेस्टर्न कल्चर बहुत इमेंसिपेटिंग, बहुत फ्री लगता है। लेकिन कम से कम कुछ लोग ये मानने को तैयार हैं कि भाई वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट करने से उनको एक साइन ऑफ स्टेटस फील होता है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। बहुत सारे इंडियंस वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि वो इससे कूल दिखेंगे। और बड़े बड़े जो हमारे इन्फ्लुएंसर्स भी हैं वो भी वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करते हैं। हमारे कोई बाबू आते हैं जो हमारे फिल्म के हीरो हैं गांव में, लेकिन जो भी इंसान हिंदी बोल रहा है गांव में वो एक्चुअल में दिखाया जाता है अनपढ़ गवार अंगूठा छाप है। इंडिया में जितने भी हिल स्टेशन हैं, सब के सब अंग्रेजों ने डिस्कवर किए।
एक कश्मीरी है जिसे मुगलों ने डिस्कवर किया। और फिर कई लोगों को पीयर प्रेशर में आके भी वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट करना पड़ता है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर उन्होंने अडॉप्ट नहीं किया तो वो कूल नहीं दिखेंगे। अब देखिए, एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा कि वेस्टर्न कल्चर में सब कुछ गलत है, हमें नहीं अडॉप्ट करना चाहिए। अगर मैंने ऐसा कहा तो मैं दुनिया का सीरियसली सबसे बड़ा हिपोक्रेट होऊंगा, क्योंकि मैं खुद वेस्टर्न म्यूजिक का बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं खुद वेस्टर्न मूवीज का बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं खुद वेस्टर्न देश में रहता हूँ, वेस्टर्न भाषा बोलता हूँ, एप्पल और HP जैसे वेस्टर्न प्रोडक्ट्स में रेगुलरली इस्तेमाल करता हूँ। मुझे वेस्ट पसंद है, तो मैं अगर बोलूंगा कि नहीं वेस्ट की सारी चीजें गलत है, हमको बिल्कुल भी अडॉप्ट नहीं करना चाहिए, तो ये तो उससे भी बड़ी हिपोक्रेसी हो जाएगी कि जब बॉलीवुड एक्टर्स इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालते हैं कि भाई बी योरसेल्फ, लेकिन 2 दिन के बाद टीवी पे फेयरनेस प्रोडक्ट्स भी प्रमोट करते हैं। देखिए, वेस्टर्न प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना या उनमें शौक रखना कुछ गलत नहीं है। प्रॉब्लम तब आती है जब वेस्टर्न प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करने के लिए हमें अपने ही कल्चर को नीचा दिखाना जरूरी होता है। हमने देखे हैं एग्जांपल्स इसके कि कॉन्वेंट स्कूल्स में हिंदी बोलने के लिए लोगों को फाइन किया जाता है, लोगों का मजाक उड़ाया जाता है, उनको गंवार गंवार बोला जाता है। हमने ऐसे भी एग्जांपल्स देखे हैं कि रेस्टोरेंट्स में औरतों को साड़ी पहनकर जाने नहीं दिया जाता, क्योंकि उस रेस्टोरेंट में सिर्फ हमने ऐसे ट्रेंड देखे हैं जहां क्रिसमस बड़ा कूल माना जाता है, लेकिन कांवड़ यात्रा बहुत गलत है यार। सेंटा क्लॉज वाले कपड़े पहनना बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन भगवा पहनना बहुत गलत है यार। इंग्लिश बोलना बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन हिंदी बोलना लैंग्वेज इंपोजिशन बन जाता है। उर्दू बोलने से गंगा जमुना की तहजीब बढ़ती है, हिंदी बोलने से हिंदू सुप्रीमेसी बढ़ती है। ब्रेव हार्ट जैसी फिल्में जिसमें एक गोरा अपने देश की फ्रीडम के लिए लड़ता है, अपने देश को इन्वेडर से आजाद कराने की कोशिश करता है, उस फिल्म को लोग बहुत पसंद करते हैं। लेकिन RRR, तान्हाजी और उरी जैसी फिल्में टॉक्सिक नेशनलिज्म और हिंदू सुप्रीमेसी मानी जाती हैं। Tanhaji the Unsung Warrior is the latest in the slew of Islamophobic period films coming out of Bollywood in recent years. 4 बीवियां होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कन्यादान करना बहुत पेट्रियार्कल है। कुन फाया कुन और ख्वाजा मेरे ख्वाजा के गाने बहुत खूबसूरत है, लेकिन हनुमान जी का झंडा दिखाना बहुत गलत है। ईद बहुत खूबसूरत है, लेकिन होली से टॉक्सिक पेट्रियार्की बहुत बढ़ती है। मार्वल बहुत कूल है, लेकिन आदि पुरुष नहीं, इसमें ये लोग सही हैं। तो क्लियरली इन एग्जांपल से आप देख सकते हैं कि एक ट्रेंड है कि कुछ ऐसे इंडियंस हैं जो वेस्टर्न कल्चर को, बाहरी कल्चर को अडॉप्ट करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ अपने कल्चर को भी नीचा दिखाते हैं। बट व्हाई, क्यों है ऐसा? अब देखिए, इसके क्या रीजंस है उसको डिटेल में हमने एक वीडियो में ऑलरेडी कवर करके रखा हुआ है, जिसको आप यहाँ पर या यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। लेकिन संक्षिप्त में राजपाल यादव के फॉर्म में स्टोरी ये है। देखिए, शुरुआत होती है अंग्रेजों से, जिन्होंने जब भारत पर कब्जा किया तो इंडियन सिस्टम ऑफ एजुकेशन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करके एक यूरोपियन इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन सिस्टम को इंस्टॉल किया, जिसका गोल था, अकॉर्डिंग टू टॉमस बैबिंगटन मकॉले, जो कि एजुकेशन मिनिस्टर था अंग्रेजों का, कि एक ऐसे ग्रुप ऑफ इंडियंस क्रिएट करना जो शक्ल से भारतीय दिखते हो, लेकिन एटीट्यूड से और कल्चर से पूरी तरह से अंग्रेज हो। इस काम में चर्चेस को भी बहुत सपोर्ट दिया गया कि वो अलग अलग कॉन्वेंट स्कूल्स डेवलप करे। चर्चेस को बहुत बड़ी बड़ी जमीन दी गई, 99 ईयर्स की लीसेस दी गई, सिर्फ 1-1 रुपए के दाम पर। और ये सैकड़ों कॉन्वेंट स्कूल जो बनाए गए हैं, उनमें से बहुत सारे आज भी ऑपरेशनल हैं। उसका रिजल्ट हुआ कि राम मोहन रॉय जैसे लोग हमारे देश में आए, जो कि रिफॉर्मर थे, जिनके कॉन्ट्रीब्यूशंस इंडिया की तरफ बहुत अच्छे थे, लेकिन एट द सेम टाइम राम मोहन रॉय ये चाहते थे कि भारत में इंडियन एजुकेशन नहीं पढ़ाई जाए, संस्कृत एजुकेशन नहीं पढ़ाई जाए, बल्कि उसको रिप्लेस करके अंग्रेजी एजुकेशन सिर्फ पढ़ाई जाए। अनफॉर्चुनेटली आजादी के बाद भी ये सिचुएशन बहुत सुधरी नहीं। जिन ब्यूरोक्रेट्स को अंग्रेजों ने ट्रेन किया था यूरोपियन सिस्टम ऑफ एजुकेशन और यूरोपियन इंडोक्ट्रिनेशन हमारे इंडियंस को सिखाने के लिए, हमारे पॉलिटिशियंस ने आजादी के बाद उन्हीं ब्यूरोक्रेट्स को एजुकेशन की बागडोर सौंप दी। इस नेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन से भारत के नोबेल प्राइज विनर CV रमन इतना नाराज थे कि जब नेहरू जी की गवर्नमेंट ने उनको भारत रत्न दिया था, तो ये भारत रत्न CV रमन ने गुस्से में फोड़ दिया था। उसके ऊपर से हमारे देश के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो इंडियन ब्रदरहुड से ज्यादा इस्लामिक ब्रदरहुड में मानते थे, जिनका मानना था कि इस्लाम की वजह से भारत को सिविलाइज किया गया है। मौलाना आजाद asked Indian Muslims to fight to preserve the Islamic Caliphate. If a thorn gets stuck in a Turk's soul in the battlefield of war, then I swear by the God of Islam, no Muslim of India can be a Muslim until he feels that prick in his heart instead of soul. Because the Millat-e-Islam is a single body. He even criticized liberal Muslims who did not side with him in support of the caliphate. इसके बाद भी सिचुएशन सुधरी नहीं। इसके बाद इंदिरा गांधी के अंडर आए एक कम्युनिस्ट एजुकेशन मिनिस्टर नूरुल हसन, जिन्होंने और भी बड़े बड़े गुल खिलाए और JNU और ICHR जैसे इंस्टीट्यूशंस को क्रिएट किया और उसमें अपने ही जैसे कम्युनिस्ट भरने शुरू कर दिए। The Jawaharlal Nehru University or the JNU was the brainchild of Prime Minister Indira Gandhi and Hassan. JNU was meant to produce and train the core of a committed bureaucracy who were to be loyal to the ideals of the left.
The institution took a sharp left turn thanks to the curricula and faculty carefully chosen by Hassan from his pool of pro-communist teachers. Over the years, many of the faculty posts were held by the left और liberal academics. और फिर इन historians को responsibility दी गई कि वो पूरे इंडिया का education curriculum डिजाइन करें. These academics would hold important posts in government institutions like the NCERT and ICHR and go on to write textbooks that would one day be taught in India schools and colleges. भाई इनके क्रिएट किए गए एजुकेशन सिस्टम में किस तरह से कुछ लोग फिर भी नेशनलिस्ट माइंडसेट के हैं, ये तो अपने आप में एक छोटा मिरेकल है. भाई देखिए, जैसे जीसस पानी को वाइन में बदल के मिरेकल करते थे, उसी तरह से ऐसे एजुकेशन सिस्टम से भी कुछ लोग इंडिया में नेशनलिस्ट हैं, ये भी अपनी तरह का ही एक मिरेकल है. तो इस वजह से कई जनरेशंस इंडिया की आई हैं जिन्हें लगता है कि देखिए इंडिया में तो कभी भी कुछ अच्छा नहीं हुआ है, इंडिया ने दुनिया को कुछ पॉजिटिव दिया ही नहीं है, इंडिया ने सिर्फ ऑप्रेसिव खराब चीजें दी हैं दुनिया को, इसलिए इंडिया में जो भी अच्छा है वो बाहर से आया है, या तो मुस्लिम लेके आए हैं या क्रिश्चियंस लेके आए हैं. और इस तरह के माइंडसेट का एक बहुत बड़ा खतरा है कि इंडिया की जो स्पिरिचुअल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसकी अप्रोप्रिएशन का खतरा बन जाता है. हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि अगर हम अपनी स्पिरिचुअल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसे योगा, मेडिटेशन, हमारी स्पिरिचुअलिटी की ओनरशिप नहीं लेंगे, उसकी लीडरशिप नहीं लेंगे, तो दुनिया के दूसरे देश इसको अप्रोप्रिएट करने लगेंगे और जैसा कि राजीव मल्होत्रा ने कहा है, इसको डाइजेस्ट करने लगेंगे. यानी वो कहने लगेंगे कि भाई ये प्रैक्टिसेस इंडिया से बिल्कुल भी जुड़ी हुई नहीं है, ये तो हमारा कल्चर है. एक्चुअली इसके एग्जाम्पल्स हम ऑलरेडी देख रहे हैं. Here with Christians do yoga, and today I'm going to bring you a beginner's warrior flow. They contaminated yoga, especially with their Hinduism and Buddhism. लेकिन घबराइए नहीं, होप की कुछ किरणें भी हैं. चाहे आप पॉलिटिकली ही देखें, जिस तरह से पिछले 10 सालों में हिंदुत्व मेन स्ट्रीम में आया है और उसका बीजेपी जैसी हिंदुत्व डोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टी को इतना फायदा हुआ है, इतने वोट्स मिले हैं, ये काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट है. अगर हम कल्चरली या पॉप कल्चर में भी देखें तो 2022 की जो 3 हाईएस्ट ग्रोसिंग बॉलीवुड फिल्में थी, उनमें से 2 स्पेसिफिकली भारतीय कल्चर से जुड़ी हुई है. पिछले 10 सालों में इस तरह की फिल्में डेवलप हुई है इंडिया में जो ऑनेस्टली मैं तो पहले इमेजिन भी नहीं कर सकता था. चाहे RRR हो, कश्मीर फाइल्स हो, कांतारा हो, बाहुबली हो, पोन्नियन सेल्वन हो, तान्हाजी हो, जिन्होंने कुछ लोगों के पेट में बहुत दर्द भी किया है. Tanhaji the Unsung Warrior is the latest in the slew of Islamophobic period films coming out of Bollywood in recent years. और इन सब मूवीज ने बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस भी दी है. तान्हाजी ने 300 करोड़ से ज्यादा कमाए, कश्मीर फाइल्स ने 300 करोड़ से ज्यादा कमाए, कांतारा ने 400 करोड़ कमाए, बाहुबली ने तो 1000 करोड़ कमाए, पोन्नियन सेल्वन ने 400 करोड़ कमाए, RRR ने बॉक्स ऑफिस के कई रिकॉर्ड्स तोड़े और आदि पुरुष बंद करो, हाथ जोड़ के मैं गुजारिश करता हूँ. सॉरी, गलती से निकल गया मुंह से. और अभी तो राजमौली जिन्होंने RRR और बाहुबली डायरेक्ट की थी, उन्होंने कहा है कि उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है कि वो एक 10 पार्ट फिल्म बनाना चाहते हैं महाभारत पर बेस. यार कसम से, जितना विराट कोहली को IPL ट्रॉफी के लिए एक्साइटमेंट नहीं है ना, उससे ज्यादा मेरे को इस फिल्म के लिए एक्साइटमेंट है. और इस तरह की फिल्में और इस तरह की फिल्मों का जो सक्सेस है, ये क्लियर इंडिकेशन है कि भारत में एक कल्चरल रिवाइवल हो रहा है. म्यूजिक में भी अगर आप देखें तो सोशल मीडिया पे खासकर जेन ज़ी में रैप इंडस्ट्री बहुत पॉपुलर है, उसमें भी अगर आप देखिए तो एक कल्चरल रिवाइवल हो रहा है. और भी बड़े बड़े अगर हम कल्चरल इवेंट्स को देखें, जैसे कि राम मंदिर के बनने को पूरे देश से कितना सपोर्ट मिला है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को कितना सपोर्ट मिला है, CAA को कितना सपोर्ट मिला है, यूनिफॉर्म सिविल कोड को कितना सपोर्ट मिल रहा है, आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन को कितना सपोर्ट मिला था, हमारे इंडिजिनस फ्रीडम फाइटर्स जैसे कि शिवाजी, महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह, लचित बोरफुकन, इन लोगों को अब कितना लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं. तो देयरफॉर एक लॉजिकल सवाल उठता है कि इस कल्चरल रिवाइवल को आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है और इंडियंस को अपने कल्चर से और भी ज्यादा कनेक्ट कैसे किया जा सकता है. देखिए, उसके लिए माइंडसेट में एक बहुत क्लियर और रेडिकल शिफ्ट लाने की जरूरत है और ये शुरू होता है एजुकेशन से. और थैंकफुली इस पर हमारी गवर्नमेंट एक इंपॉर्टेंट स्टेप ले रही है. फरवरी 2023 में इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि एक नया NCERT बोर्ड क्रिएट किया जाएगा कॉल्ड दी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इम्प्लीमेंटेशन बोर्ड. ये बोर्ड हमारे एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरह से रिवैम्प करेगा और हम अपने स्टूडेंट्स को हिस्ट्री कैसे पढ़ाते हैं उसको भी पूरी तरह से चेंज करेगा. और इसके मेंबर्स भी इंटरेस्टिंग है. फॉर एग्जाम्पल सुधा मूर्ति, हिस्टोरियन संजीव सान्याल जिन्होंने लेफ्टिस्ट हिस्टोरियंस के बहुत सारे प्रोपेगेंडे ध्वस्त किए हैं, विवेक देबरॉय जिन्होंने लेफ्टिस्ट हिस्टोरियंस के बहुत सारे प्रोपेगेंडे ध्वस्त किए हैं, मिशेल दनीनो जिन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन पर बहुत अच्छी रिसर्च की है और इस प्रोपेगेंडा को भी ध्वस्त किया है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का हिंदू कल्चर से कोई लेना देना नहीं है. इनफैक्ट मिशेल दनीनो की रिसर्च ने ये क्लियरली दिखाया है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन सनातन धर्म की ही सिविलाइजेशन है. तो मैं होप कर रहा हूं कि ये लोग एक ऐसी एजुकेशन पॉलिसी डेवलप करें, एक ऐसा हिस्टोरिकल करिकुलम डेवलप करें जो इंडियंस के अंदर अपनी हिस्ट्री के
प्रति और भी प्राइड और एक क्लोज कनेक्शन डेवलप करेगा। दूसरा बड़ा स्टेप है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखिए, किसी भी देश में जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट आता है तो उस देश के लोगों में एक कॉन्फिडेंस आता है जो अदरवाइज लोगों के पास अक्सर नहीं होता। देखिए, पाकिस्तान एक यूनिक केस है बिकॉज पाकिस्तान इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा। लेकिन मैं नॉर्मल देशों की बात कर रहा हूँ जिनके स्क्रू वगैरह लूज नहीं होते। अब देखिए, आज पूरी दुनिया चाइना की तरफ कैसे रिएक्ट कर रही है। भले ही चाइना हमारा दुश्मन हो, भले ही चाइना से हम बिल्कुल भी अग्री नहीं करते हो, लेकिन चाइना की जो आज इकोनॉमिक पावर है उसकी वजह से लोग चाइना को भले ही पसंद ना करते हो, लेकिन उन्हें चाइना को रिस्पेक्ट करना पड़ रहा है। और इस वजह से चाइना के अंदर भी जो लोग हैं उनमें एक प्राइड है कि भाई दुनिया में हम एक मकाम पर पहुंच चुके हैं, हमारा एक रुतबा है दुनिया में। लेट्स से इंडिया जब 8 या 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा तब इंडियंस में भी एक कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई हमें अंधाधुंध वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करने की जरूरत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि वेस्टर्न कल्चर हमारे कल्चर से बेहतर है, हम वेस्टर्न कल्चर को भी अडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें अपने कल्चर में भी अब एक फक्र फील होता है। और हमने ये भी देखा है कि चाइना वेस्टर्न मीडिया, वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस को भी फंड करता है। Chinese have funded media organizations across the world. अमेरिका के मैसाचुसेट्स में एक थिंक टैंक चल रहा है। साउथ अफ्रीका में नेताओं को ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके अलावा ब्राजील और भारत में कई मीडिया संस्थान भी चलाए जा रहे हैं, जिससे कि वेस्टर्न देशों में चाइना का एक पॉजिटिव ओपिनियन क्रिएट होता है। और जब चाइनीज लोग देखते हैं कि वेस्टर्न देश हमको अप्रिशिएट कर रहे हैं तो उनको अपने कल्चर में प्राइड फील होता है। इंडिया भी इसी तरह से स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स कर सकता है, सिर्फ अपने देश में प्राइड क्रिएट करने के लिए नहीं, बल्कि उन देशों में इन्फ्लुएंस क्रिएट करने के लिए भी। और फाइनली, सोशल इमेंसिपेशन, यूनिफिकेशन एंड डीकोलोनाइजेशन थ्रू हिंदुत्व। हिंदुत्व दुनिया की सबसे सक्सेसफुल डीकोलोनाइजेशन एक्सरसाइज रही है। जितना जितना लोग कास्ट और रीजन के बैरियर्स को तोड़कर हिंदुत्व के बैनर में यूनाइट होंगे, उतना वो अपने कास्ट से कम जुड़ेंगे, अपने रीजन, अपने लैंग्वेज और दूसरे कल्चर से कम जुड़ेंगे। और इंडिया में एक यूनिटी बढ़ेगी जो कि अपने सिविलाइजेशन की प्राइड में बेस्ड है। और लास्टली मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके हिसाब से इंडियंस को अपनी सिविलाइजेशन, अपने कल्चर से और भी क्लोजली कनेक्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अपने ओपिनियन सीईओ को नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी इंडिया की एजुकेशन सिस्टम कैसे चेंज हो रही है, अगर आप उस पर और वीडियोस देखना चाहते हैं तो यहां पर क्लिक करके देख सकते हैं। मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे। और आप सबको एक सेकंड प्रणाम।